सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आइए शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई नया पाठ 24, जिसका नाम है निबंध लेखन यानी कि ऐसे राइटिंग। ठीक है, तो चलिए बच्चों आइए पढ़ते हैं हमारा नया पाठ। देखो, कहानी लेखन, पत्र लेखन व अनुच्छेद लेखन की तरह निबंध लेखन भी एक कला है। दूसरी कलाओं की तरह इसमें भी अभ्यास की नितांत आवश्यकता है ना बच्चों। किसी विद्यार्थी के ज्ञान एवं भाषा कौशल को जानने की यह उत्तम विधि है। निबंध लेखन के लिए विषय का ज्ञान होना आवश्यक है ना। तो बच्चों, निबंध का क्या अर्थ है? निबंध का अर्थ है देखो, नि जमा बंध, यानी कि अर्थात अच्छी तरह बंधा हुआ। तो देखना चाहिए कि इसमें भी हमें लिखना ही है ना। आइए देखिए अब निबंध के प्रकार। ठीक है, तो बच्चों पहला इसका प्रकार है वर्णनात्मक निबंध। ठीक है, देखिए वर्णनात्मक निबंधों में आंखों देखी वस्तु का वर्णन किया जाता है। इसमें प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों तरह के विषय होते हैं। वृक्ष, पशु, सरिता, पर्वत, सागर, गांव, नगर, बगीचे आदि पर लिखे गए निबंध वर्णनात्मक निबंध कहलाते हैं। समझ गए बच्चों। अब दूसरा देखो यहाँ पे विवरणात्मक निबंध। ठीक है, तो ऐसे निबंध किसी घटना विशेष से संबंधित होते हैं। घटना कहाँ हुई है, कैसे हुई है, इसका क्रमानुसार वर्णन किया जाता है। इसमें यात्रा, ऐतिहासिक घटना, जीवन चरित्र और आत्मकथा भी आती है। और बच्चों तीसरा विचारात्मक निबंध। ठीक है, तो विचारात्मक निबंधों में विचारों के देखो चिंतन मनन की प्रधानता होती है। इनमें कल्पना और चिंतन शक्ति से काम लिया जाता है। इस प्रकार के निबंधों में किसी वस्तु, वैज्ञानिक खोज, साहित्यिक विषय आदि पर विचार व्यक्त किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये होते हैं इसके 3 प्रकार। अब देखो यहाँ पे निबंध के अंग। तो बच्चों इसके 3 अंग है। पहला क्या है यहाँ पे? भूमिका यानी कि प्रारंभ या प्रस्तावना। दूसरा मध्य यानी कि विषय वस्तु। और तीसरा अंत यानी कि उपसंहार। ठीक है, आइए आप देखो इसके बारे में पढ़े। पहला दिया है भूमिका यानी कि प्रारंभ या प्रस्तावना। तो यह भाग निबंध का प्रारंभिक हिस्सा होता है। इसमें लेखक के स्तर का आभास होता है। इसमें विषय का परिचय सुंदर ढंग से लिखना चाहिए। विषय की महत्वता एवं आवश्यकता पर स्पष्ट शब्दों में प्रकाश डालना चाहिए। निबंध का प्रारंभ संक्षिप्त, सारगर्भित, आकर्षक और प्रभाव उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। समझ गए बच्चों। तो ये है इसकी क्या बच्चों यहाँ पे भूमिका। अब देखो यहाँ पे दूसरा है मध्य यानी कि विषय वस्तु। यह भाग निबंध का मुख्य भाग होता है। इसमें विषय का पूर्ण विवेचन होता है, अतः विषय वस्तु क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित होनी चाहिए। इसमें विषय से संबंधित सभी बातों का समावेश सटीक शब्दों में किया जाना चाहिए, क्योंकि यही तो हमारा बच्चों यहाँ पे मेन टॉपिक है ना। मध्य ही तो है ना। समझ गए। अब देखो इसमें आगे क्या हमारा तीसरा उपसंहार। यह निबंध का अंतिम भाग होता है। इस भाग में संक्षिप्त शब्दों में निबंध का सार लिखना चाहिए। छात्र इसमें अपने मौलिक सुझाव भी लिख सकते हैं। उपसंहार संक्षिप्त एवं प्रभाव उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये थे इसके 3 अंग। अब देखो अच्छा निबंध लेखन की विधि क्या है, आइए पढ़ें। तो अच्छा निबंध लिखने के लिए अधिक से अधिक निबंधों का अध्ययन कर उन पर चिंतन करना चाहिए। जिस विषय पर निबंध लिखना हो उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और फिर निबंध लिखने का अभ्यास करना चाहिए। भाव का वर्णन करते समय कठिन शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां आदि को रेखांकित करना चाहिए। निबंध लेखन से पूर्व उसके आदि, मध्य और अंत में लिखे जाने वाले विचारों पर चिंतन करना चाहिए और फिर निबंध लिखना प्रारंभ करना चाहिए। इस प्रकार तैयार करके आप एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं। यहाँ छात्रों के अभ्यास से कुछ महत्वपूर्ण निबंध दिए जा रहे हैं। तो आइए बच्चों को हम कुछ उदाहरण पढ़ते हैं और फिर उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो पहला देखो यहाँ पे सामायिक विषयों पर निबंध। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे विषय दिया गया है आलोक पर्व। ठीक है, कौन सा? दीपावली। ठीक है, दिवाली। देखो भूमिका बच्चों लिखी है इसमें कि भारत त्योहारों का देश है। यहाँ पर यहाँ हर वर्ष कई त्योहार मनाए जाते हैं। दशहरा, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, बड़ा दिल, ठीक है बच्चों, होली आदि भारत के प्रसिद्ध त्योहार हैं। दिवाली भारत का प्रमुख त्योहार है। इस रात चारों ओर आलोक यानी कि बच्चों प्रकाश होता है, इसलिए इसे आलोक पर्व दिवाली कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब देखो यहाँ पे यह त्योहार कार्तिक मास के अमावस्या को मनाया जाता है। वह काली अंधेरी रात रोशनी की रात में बदल जाती है। इस दिन पूरे भारत में छुट्टी होती है। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर आदि बंद होते हैं। ठीक है, समझ गए। अब देखो इसका बच्चों इसमें बताया गया क्यों मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि ये हमारा मध्य भाग है ना। कहते हैं कि दीपावली के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। अयोध्या के लोगों ने घी के दीप जलाकर उनका स्वागत किया। हम भी हर वर्ष दीप जलाते हैं और खुशियां मनाते हैं। इसी दिन श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया था। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद ने भी इसी दिन निर्वाण पाया था।
धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की समाप्ति इस दिन हुई थी। सिखों के इस छठे गुरु को इस दिन कारागार से मुक्ति मिली थी। इस खुशी में हर वर्ष अमृतसर का स्वर्ण मंदिर रोशनी से जगमगा उठता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे कैसे मनाया जाता है कुछ देखो। यह त्योहार वर्षा ऋतु की समाप्ति पर आता है। अतः दिवाली से कुछ दिन पूर्व लोग मकानों एवं दुकानों की सफाई एवं रंग रोगन कराते हैं। बाजारों में अपार भीड़ होती है। अनाज एवं नए गुण के आ जाने से भारत के गांवों में खुशहाली छा जाती है। लोग आपसी भेदभाव भूलकर प्रेम और एकता का प्रयास करते हैं। ठीक है, फिर दिवाली के रात को चारों ओर प्रकाश होता है। दिवाली दो शब्दों के मेल से बना है, दीप जमा अबली। ठीक है, चारों ओर दीपों एवं मोमबत्तियों की पंक्तियां देखने को मिलती हैं। बिजली की जगमगाहट वातावरण को और आकर्षित कर देती है। बच्चे पटाखे एवं फुलझड़ियां जलाते हैं। लोग लक्ष्मी का पूजन करते हैं और गरीबों में मिठाई एवं वस्त्र बांट जाते हैं। ठीक है, समझ गए। अब देखो यहाँ पे दोष क्या है। तो बच्चों इसमें दोष क्या है, इस त्योहार को मनाने में कुछ दोष आ गए हैं। कई लोग इस रात शराब पीते हैं और जुआ खेलते हैं। यह बुरी बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चों की असावधानी के कारण इस अवसर पर कई दुकानों एवं मकानों में आग लग जाती है। बच्चों को सावधानी से आतिशबाजी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब इसका उपसंहार देखिए। हमने पूरा मध्य भाग लिख लिया, अब देखिए उपसंहार। त्योहार मानव जीवन में प्रेम, उल्लास और आनंद की सृष्टि करते हैं। वे हमारी सभ्यता और संस्कृति बनाए रखते हैं। इससे जीवन में नई शक्ति एवं स्फूर्ति आती है। अतः हमें अपने इस आलोक पर्व को पूर्ण उत्साह से मनाना चाहिए। हमें इस दिन महापुरुषों के जीवन पर विचार करके इनकी शिक्षा को अपनाना चाहिए। इस रात हमें निर्धन एवं अपाहिजों की सहायता अवश्य करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देख रहे हैं यहाँ पे कितना अच्छा ये हमने निबंध इसमें लिख लिया। ठीक है, चलिए अब दूसरा विषय बच्चों, रंगों का त्योहार होली, लेकिन इसे आप खुद से पढ़ेंगे, है ना। चलिए इसे बच्चों आप खुद से पढ़िएगा। आइए अब देखो इसके आगे हमारा अगला विषय दिया है बच्चों, तीसरा, प्रेम एकता का त्योहार ईद। ठीक है, चलिए बच्चों ये वाला जो ईद का निबंध है इसे भी आप खुद से पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला आप खुद से पढ़िएगा। आप देखो इसके आगे है पांचवा, ये है रक्षाबंधन। ठीक है, तो इसका सबसे पहले भूमिका है। भारत में हर वर्ष अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। ये त्योहार हमारी सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक हैं। रक्षाबंधन भी भारत का एक ऐसा त्योहार है जो प्रेम और एकता का संदेश देता है, जिससे जीवन में उल्लास और शक्ति का विकास होता है। यह हमारा सांस्कृतिक त्योहार है। यह श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, समझ गए। आप देखो इसका बच्चों क्यों मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन का अर्थ है रक्षा का बंधन। ठीक है बच्चों, कहते हैं कि देवताओं और राक्षसों के मध्य हो रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए एक यज्ञ हुआ। इंद्राणी ने देवताओं को बुलाकर यज्ञ बनवाया। ठीक है बच्चों, यज्ञ करवाया। इंद्र के हाथ में उसने रक्षा का सूत्र बांधा। इंद्र की विजय हुई और राक्षस पराजित हुए। तभी से यह रक्षाबंधन का त्योहार आरंभ हुआ। बाद में आचार्य लोग अपने शिष्यों एवं भक्तों के हाथों में रक्षा का सूत्र बांधने लगे। ठीक है, भारत के मुगल काल से भी यह त्योहार जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि मेवाड़ के वीर महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद बहादुर शाह ने अपनी सेना सहित चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। राणा संग्राम सिंह की दो पत्नियां कर्मावती और जवाहर बाई ने सेना सहित शत्रुओं से लोहा लिया। कर्मावती ने ऐसे समय में हुमायूं के पास राखी भेजी। देखो, राखी भेजकर उसे अपना भाई बनाया और सहायता के लिए प्रार्थना की। भाई बहन के पवित्र रिश्ते की लाज रखने हुमायूं अपने दल बल सहित आया, है ना। तभी से इस त्योहार का महत्व और बढ़ गया। तो देखा बच्चों आपने, ये कारण है इस त्योहार के पीछे। ठीक है, अभी देखो कैसे मनाया जाता है। देखो, रक्षाबंधन से 8-10 दिन पहले बाजारों में सुंदर और रंग बिरंगी राखियां आ जाती हैं। बहनें अपने दूर बैठे भाइयों के पास राखियां भेजती हैं। रक्षाबंधन के दिन भाई जल्दी तैयार हो जाते हैं। बहनें आरती सजाकर उनकी आरती उतारती हैं और उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं। बहनें भाइयों को मिठाई खिलाती हैं और अपनी शुभकामनाएं देती हैं। भाई भी उन्हें रुपए, कपड़े आदि भेंट में देकर उनका सम्मान करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका उपसंहार। भारत के अन्य त्योहारों की तरह इस त्योहार का अपना महत्व है। यह भी प्रेम और एकता का प्रतीक है। हमें अन्य त्योहारों की तरह इस त्योहार का खूब धूमधाम से मनाना चाहिए। राष्ट्र में स्नेह की धारा बहाने का यह सबसे सुंदर साधन है। तो देखा बच्चों आपने, ये था निबंध हमारे रक्षाबंधन त्योहार के ऊपर। ठीक है, अब देखो इसका छठा विषय बच्चों, गणतंत्र दिवस, लेकिन इसे आप खुद से करेंगे, है ना। ये खुद से पढ़िएगा। आप देखो यहाँ पे क्या दिया है, अगला 7वां है बसंत ऋतु। ठीक है, आइए इसे पढ़ लेते हैं। तो बच्चों इसकी भूमिका क्या है। भारत देश
भारत एक ऐसा देश है जहाँ वर्ष में 6 ऋतुएं वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर आती हैं। ये ऋतुएं लगभग 2-2 महीने रहती हैं। इन ऋतुओं का मानव जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वसंत ऋतु क्योंकि सबसे अच्छी और मनमोहक है, अतः इसे ऋतुराज भी कहते हैं। इसके सौंदर्य की महिमा वर्णनातीत है। ठीक है, तो बच्चों समझ आ गया आपको। अब देखो, इसके सौंदर्य की महिमा वर्णनातीत है। ठीक है बच्चों, समझ गए। तो आइए अब हम पढ़ते हैं इसका परिवर्तन क्या है। इस ऋतु के आने से बहुत परिवर्तन होता है। इसमें देखो, इससे पूर्व शिशिर ने जड़ चेतन को अत्यधिक तंग किया था, है ना। फिर फाल्गुन मास के आते ही सुहावना मौसम आने लगा। ठीक है, शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। शिशिर ऋतु ने पेड़ों को देखो बिना पत्तों के कर दिया था, है ना। अब नए पत्ते एवं नई कोपलें निकलने लगी। वनों में हरियाली छा गई। नए रंग बिरंगे फूल वन उपवन की शोभा बढ़ाने लगे। वहीं गुलाब देखो, कहीं गुलाब, गेंदा और सूरजमुखी खिले होते हैं, तो कहीं चंपा, चमेली और केतकी, ठीक है, आदि फूल खिले अपनी सुगंध बिखेर रहे होते हैं। खेतों में सरसों के पीले फूलों को देखकर ऐसा लगता है कि प्रकृति देवी ने अपने प्रेमी बसंती के देखो यहाँ पे स्वागत के लिए पीली साड़ी ओढ़ी हो। ठीक है, फिर यह सब देखकर मन मयूर नाच उठता है, मनों में कोयल कूकने लगती है, आमों की डालियों पर भंवरे गुंजार करने लगते हैं। फिर इस समय प्रकृति मधुरता, आनंद और उल्लास से भर जाती है। ऐसे अवसर पर बाहर घूमने को मन करता है। इस ऋतु का पशु पक्षी और जीवन जो है दूसरे जीव स्वागत करते हैं। शरीर में नव रक्त का संचार होता है। किसान, व्यापारी एवं छात्र को देखो इस ऋतु का अमित लाभ उठाते हैं और अथक परिश्रम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे ये था हमारा। अब देखो इसके आगे क्या दिया है। देखो त्योहार, है ना। इस ऋतु में वसंत पंचमी और होली के त्योहार मनाए जाते हैं। वसंत पंचमी के अवसर पर मेले लगते हैं। होली के अवसर पर सभी प्रसन्न दिखाई देते हैं। चारों ओर रंग एवं बच्चों हास्य विनोद का वातावरण देखने को मिलता है ना। अच्छा, अब उपसंहार देखिए। बसंत के स्वागत के लिए प्रकृति सुंदरी अपनी सर्वोत्कृष्ट रूप संवारती है, जीवन में नवीनता एवं स्फूर्ति लाती है। ठीक है, फिर ऐसे अवसर पर लोगों को आलस्य त्याग कर प्रकृति का आनंद लेना चाहिए और परिश्रम करना चाहिए। हमें ऐसे सुंदर अवसर पर अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखिए कितना सुंदर ये निबंध था, है ना। समझ गए। आइए अब देखो 8वां है मेरे जीवन का लक्ष्य। लेकिन इसे अब आप खुद से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। और 9वां यहाँ पे दिया है विज्ञान के चमत्कार या विज्ञान से हानि और लाभ। ठीक है, तो बच्चों ये वाला भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे अब आप खुद से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा ये पार्ट बच्चों समाप्त हो जाता है। अब इसके आगे देखो आपको दिया है चित्र आधारित निबंध रचना। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपको चित्र दिया है और अब आपको यहाँ पर विषय दिया है प्रदूषण, लेकिन इसे आप बच्चों खुद से लिखेंगे। ठीक है, मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। तीसरा है यहाँ पे संकेतों से निबंध का विस्तार। ठीक है, तो यहाँ पे अभ्यास क्या दिया है। यहाँ पे पहला समय का सदुपयोग, है ना। तो यहाँ पे बच्चों संकेत दिए हैं और संकेतों के आधार पर जो है यहाँ पे निबंध भी बनाया गया है। इसी प्रकार बच्चों दूसरा है, देखो दूसरा विषय क्या दिया है, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। ठीक है, तो इसमें संकेत बिंदु है, उसके बाद इसका निबंध लिखा गया है। तीसरा है अभ्यास का, ये वृक्ष हमारे मित्र हैं, और इसमें देखो संकेत दिया है और नीचे निबंध लिखा है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हमारा ये पार्ट जो है समाप्त हो जाता है। इसमें काफी सारे जो है निबंध है, पूरे के पूरे बच्चों देखो कितने यहाँ पे, ये बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आप इन्हें खुद से पढ़ेंगे, खुद से इसका अभ्यास करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में जो पढ़ेंगे एक नया पार्ट। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।